साहित्य निधि में सुनिए कथाकार गोवर्धन यादव की लिखी हुई कहानी महुआ के वृक्ष। लेखक ने लगभग 3 दशक पूर्व कविताओं के माध्यम से साहित्य जगत में प्रवेश किया। बाद में कहानियाँ, लघुकथाएँ, लेख, आलेख तथा बाल साहित्य पर लेखन भी किया तथा उनकी रचनाएं देश के स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में अनवरत प्रकाशित होती रहीं। प्रस्तुत है कहानी महुआ के वृक्ष। ऊंचे ऊंचे दरख्तों से उतरकर अंधियारा सड़कों, खेतों, खलिहानों में आकर पसरने लगा था। गांव के 3-4 आवारा लौंडे खटिया के दाएं बाएं दीनदयाल के हाथ पांव दबा रहे थे। दीनदयाल ने वहीं से पसरे पसरे आवाज़ लगाई, अरे कल्लू, कहाँ मर गया रे? देखता नहीं अंधियारा घिराया है, दिया बत्ती क्या तेरा बाप करेगा? आया हुजूर, कहता हुआ कल्लू दौड़ता हाफता उसके पास आकर खड़ा हो गया। अनायासी उसके हाथ जुड़ाए थे। क्या कर रहा था रे? दिखता नहीं? गैस बत्ती तो जला ले लपक कर। हुजूर, गायों को बांध कर चारा पानी दे रहा था, बस थोड़ी सी देर हो गई, माफ़ करें, अभी दिया बत्ती करता हूँ। कल्लू ने पेट्रोमैक्स निकाला, हवा भरी, माचिस की तीली दिखाई। थोड़ी ही देर में पेट्रोमैक्स दूधिया रोशनी फेंकने लगा। दीनदयाल अभी भी चित्त पड़ा अपने थुलथुल शरीर को दबवा रहा था। गांव के बाहर लाला दीनदयाल की दारू की भट्टी थी। शाम होते वहाँ अच्छी खासी चहल पहल होती थी। गांव के सारे दारूड़िए इकट्ठे होने लगते। रूपलाल भी दारू भट्टी के पास अपनी टिनी मिनी जलाए आलू बोंडे, भजिया, समोसा, तेज मिर्च वाला चिवड़ा थाली में सजाने लगता। लोग दारू खरीद लाते, फिर अपने अपने झुंड बनाकर बैठ जाते और दारू गटकने लगते। दारू के हलक के नीचे उतरते ही कच्चा चिट्ठा खुलने लग जाता। कभी किसी छिनाल की बात तो कभी झगड़ा फसाद की बात हवा में तैरने लगती। सभी बातों में मगन रहते। लगभग वही बात बार बार दोहराई जाती। गुरु, क्या शरीर पाया है? दबाते दबाते सारी उंगलियां दुखने लगीं। एक चमचा चहका, साले हरामी के पिल्ले, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए तेरे को पैर दबाते और तेरे हाथ दुखने लगे। समझता हूँ बेटा, तेरे हाथ इतनी जल्दी क्यों दुखने लगे। अरे कल्लू, एक पौवा तो भेजना जरा। लाला ने काउंटर पर बैठे कल्लू को हाँक लगाई। पौवे का नाम सुनते ही तीनों के हाथ फिर तेजी से चलने लगे। कल्लू ने पूरा साज सामान लाकर खटिया के पास पड़े एक लकड़ी के खोखे पर लाकर जमा दिया और वापस अपने गल्ले पर जा बैठा। एक ने ढक्कन खोला और गिलास में उड़ेलने लगा। गिलास में दारू डालते समय वो इस बात पर विशेष ध्यान दे रहा था कि किसी को कम अथवा ज़्यादा न डल जाए। शेष 2 बैठे हुए उतावले हुए जा रहे थे। उन्हें इस हरकत से चिढ़ होने लगी थी। उन 2 में से एक गुर्राया, एक तो साला फोकट का माल, और तू की एक एक बूंद गिन गिन कर डाल रहा है, जल्दी कर साले। जल्दी बोलते हुए अपने सूखे होंठों पर जीभ फिराने लगा था। अब तक तीनों गिलास भरे जा चुके थे। लपक कर तीनों ने गिलास उठा लिए और एक ही सांस में पूरा गटक गए। पाँव दबाते दबाते एक ने बीड़ी सुलगाई। अब वो बीड़ी 3 लोगों के बीच धुआं उगलती नाच रही थी। पाँव दबाते दबाते भूरा की नज़रें कचरू से जा टकराईं। कचरू बिना दारू पिए अनमना सा चला जा रहा था। शायद वो गांव जा रहा था। उसके गांव जाने का रास्ता इसी दारू भट्टी के पास होकर निकलता है। भूरा के दिमाग का मीटर तेजी से घूमने लगा था। वो लाला से बोला, उस्ताद, एक बहुत ही फाइन आइडिया दिमाग में आया है, हुक्म करो तो बोलूं। टांगे दबाते हुए भूरा चहका, समझ गया बेटा, समझ गया। लगता है तेरा हलक फिर सूखने लगा। क्या बाप की दुकान समझ रखी है तूने? जब मुंह उठाया कर दी दारू की फरमाइश। लाला गरजा, नहीं लाला नहीं, ऐसी बात नहीं है, सुनोगे तो नाचने लगोगे। कसम माँ की, फिर खुशामद भी करोगे और कहोगे भूरा हो जाए इस बात पर। भूरा बोला, अच्छा तो झट से बता, तेरे दिमाग में कौन सी स्कीम घूम रही है? लाला अब थोड़ा नरम पड़ा था। लाला, एक दिन तुम बता रहे थे ना, मकान बनाना है, लकड़ी की ज़रूरत है, लकड़ी मिल नहीं रही है। तुमने जंगल के हरामखोरों को खूब पटाया पर साले माने नहीं। भूरा बोला, हाँ बात तो तेरी सही है, पर साले साफ साफ बतलाता क्यों नहीं? आखिर तेरे दिमाग में रेंग क्या रहा है? लाला बोला, अरे हुजूर, वही तो बताने जा रहा हूँ। कचरू को जानते हो ना? अरे वही बाड़े गांव वाला, बड़ी कड़की में चल रहा है बेचारा। इस साल उसके यहाँ फसल भी ठीक नहीं हुई है, ऊपर से बैल भी मर गया है उसका। पैसे धेले के लिए गांव गांव भटक रहा है बेचारा। सरकार उसकी मदद कर देते तो हमारा भी काम जम जाएगा।
भूरा अपनी स्कीम धीरे धीरे उगल रहा था। साला मतलब की बात जल्दी बतलाता नहीं, बस है कि हाँके जा रहा है। लाला को बेहद गुस्सा आ रहा था। लाला बोलने भी तो दो, बीच बीच में बोल देते हो तो भूल जाता हूँ। जल्दी बक, क्या बोलना चाहता है तू? लाला गरजा। हुजूर, कचरू के आंगन में 4 महुआ के झाड़ हैं, इतने बड़े कि 2 लोग मिलकर घेरें फिर भी पकड़ ना आएंगे। कुछ झाड़ सागौन के भी लगे हैं। अड़ी का मामला है, थोड़ी सी रकम सरकाओ तो बात जम जाएगी। बोलो तो बुलाऊं साले को? भूरा अब अपनी पूरी स्कीम उगल चुका था। हाँ हाँ, बुला ले हरामी के पिल्ले को। लाला अब थोड़ा नरम पड़ा था। अपने दूसरे साथी को इशारा करते हुए भूरा चहका, गुड्डू जा तो रे लपक के, थोड़ी दूर गया होगा कचरू, जरा जल्दी कर। गुड्डू दौड़ता हुआ गया और कचरू को साथ लेता आया। जय राम जी की लाला जी। हाथ जोड़कर कचरू लाला की खाट के पास खड़ा हो गया। अरे बैठ कचरू बैठ, आज तो यहाँ से बिना पिए कैसे चले जा रहा है? वो मेरी नज़र पड़ गई तुझ पर तो गुड्डू को भेजकर बुलवा लिया। कचरू को स्टूल पर बैठने का इशारा करते हुए लाला उठ बैठा। लाला का इशारा पाकर भूरा उठा और दारू लेने चला गया। जब वो लौट कर आया तो उसके हाथ में एक पूरी बोतल और 5 गिलास थे। मुंह साफ करने के लिए चिवड़े का पैकेट वो पहले ही जेब में डाल चुका था। पास पड़े खोखे पर उसने गिलास जमाया, बोतल खोला और 5 गिलास लबालब भर दिए। बहुत दिनों के बाद दारू से भरा गिलास कचरू के सामने रखा था। लाला उसे बार बार गिलास उठाने के लिए मना रहा था। कचरू भी निर्णय नहीं ले पा रहा था कि वो गिलास उठाए अथवा नहीं। आखिर जीत तृष्णा की ही हुई। उसने लपक के गिलास उठाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। इसके बाद एक नहीं, पूरे 4 गिलास खाली कर दिए थे उसने। 4 गिलास हलक में नीचे उतर जाने के बाद वो तेज चिवड़ा चबाने लगा था। कचरू, मैंने सुना है कि आजकल तू बहुत परेशानी में चल रहा है और हमको बताया तक नहीं। क्या हम इतने पराये हो गए हैं? लाला के सहानुभूति के 2 शब्द सुनकर कचरू की सारी कड़वाहट एक कड़वे घूंट के साथ ही घुल गई। उसने अपनी परेशानियों की गठरी लाला के सामने खोल कर रख दी। बस इतनी सी बात? खैर, परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना तेरे साथ। कहते हुए लाला ने जेब से 100-100 के 5 नोट निकाल कर कचरू के हाथ में थमा दिए। कचरू की आंख से गर्मा गर्म आंसू की 2 बूंदें टपक पड़ी। कृतज्ञता से उसके हाथ जुड़ाए थे। कचरू, तुमसे एक बात बतलाना तो भूल ही गया। सुना है तेरे आंगन में महुआ और सागौन के ढेर सारे पेड़ लगे हैं। हमें तो भाई लकड़ी की सख्त ज़रूरत है, मकान बन रहा है और लकड़ी है कि साली मिल नहीं रही है। कचरू ने मन ही मन अपने आप को तौला। उसकी समझ में आ चुका था कि लाला आज इतना मेहरबान क्यों है। जो जेब से एक फूटी कौड़ी भी नहीं जाने देता, आज बड़े बड़े नोट पकड़ा रहा है। एक बार जी में आया कि साफ मना कर दे, पर वो जानता है कि नोटों की क्या कीमत होती है। अगर जेब में नोट ना हो तो ना धर्म कमाया जा सकता है, ना ही पाप किए जा सकते हैं। केवल कुछ दिनों के लिए ही वो लोगों से उधार मांगते घूम रहा है, पर नोटों की बात मुंह पर आते ही लोग कन्नी काटने लग जाते हैं। जानता है वो कि विगत 4 दिनों से उसके घर का चूल्हा जला नहीं। बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे हैं। बूढ़ी माँ 15 दिनों से बीमार पड़ी है। नोटों के हाथ में आते ही और भी अनेक समस्याएं धारदार हो उठी थीं। चाह कर भी वो नोट वापस नहीं कर पाया था। नोटों को जेब के हवाले करते हुए अपने गिलास में बची दारू एक घूंट में उतार गया और चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। कचरू जाने के लिए उद्यत हुआ ही था कि लाला बोला, कचरू, 1-2 दिन में बैल ज़रूर खरीद लेना और पैसों की ज़रूरत पड़े तो सीधे चले आना मेरे पास। 1-2 दिन में आदमियों को भेज दूंगा तो वे झाड़ काट लाएंगे। अरे हाँ, बैलगाड़ी तो है ही तेरे पास, बैल आ जाए तो लकड़ी भैया लाल के टाल पर पटक देना। लाला की बातें सुनकर चलते हुए कचरू के पैरों में जैसे ब्रेक ही लग गए थे। पीछे पलटते हुए कचरू ने लाला से कहा, 10-15 दिन रुक जाते लाला तो अच्छा रहता। सामने दीपावली का त्यौहार है और सबसे बड़ी अमावस्या भी पड़ रही है। तीज पावन पर हरे भरे झाड़ काटना ठीक नहीं होता, अब शगुन माना जाता है। अच्छा ठीक है, जब तू कहेगा भेज दूंगा आदमियों को, अब तू जा। लाला के शब्दों में जैसे चाशनी ही घुलाई थी। अंधकार अब गहराने लगा था। अंधकार स्याह गहरा हो जाए इससे पूर्व वो गांव पहुंच जाना चाहता था। अब उसका गांव बाड़े गांव यहाँ से लगभग 6-7 कोस दूर था और रास्ता ऊबड़ खाबड़ जंगली। रास्ते में दवा की दुकान देखकर रुक खड़ा हुआ। दुकानदार को माँ की स्थिति बतलाई और दवा देने की विनती की।
दुकानदार ने 2-4 प्रकार की गोलियां दी, दवा लेने का तरीका भी बतलाया। दवा बंडी में रखते हुए उसने बीड़ी निकाली, बीड़ी जलाकर धुआं उगलने लगा। तब दुकानदार ने शेष बचे पैसे लौटा दिए थे। पास में ही अनीस साहू की किराना की दुकान थी। उसने 2 किलो आटा, पाव भर बेसन, हरी मिर्च, धनिया, प्लास्टिक की थैली में खाने का तेल और प्याज खरीदा। चलते समय उसकी नज़र अंडों पर भी पड़ी। उसने अंडे भी बंधवा लिए। आज उसने तबीयत से पिया था, अतः लगा कि अंडे खाना जरूरी है। घर पहुंचा तो देखा बच्चे सो रहे हैं। बूढ़ी माँ कथड़ी में लिपटी एक कोने में पड़ी है। बीच बीच में उसके खांसने की आवाज़ आ जाती थी। शायद ये उसके जिंदा रहने का प्रमाण था। जुनिया, उसकी पत्नी, दीवार से पीठ टिकाए बैठी थी। शायद उसके लौट आने का इंतज़ार कर रही थी। आले में रखा भपका टिमटिमा रहा था और काला धुआं उगल रहा था। सामान की पोटली जुनिया को देते हुए उसने चूल्हा जलाने को कहा, जो 4 दिन से सुकड़ा पड़ा था। उसने बंडी में से गोलियां निकालीं, गिलास में पानी भरा और फिर माँ के करीब बैठते हुए बाहों का सहारा देकर उसे उठाया। 2 गोलियां मुंह में डालीं, पानी पिलाया और फिर बाहों का सहारा देकर लिटा दिया। माँ का बदन गर्म तवे की तरह जल रहा था। जुनिया ने चूल्हा जलाया और खाना पकाने में जुट गई। बेसन बना चुकने के बाद उसने आटा माड़ा और रोटियां सेकने लगी। मक्के की मोटी मोटी रोटियों की गंध से पूरा कमरा धमकने लगा था। जुनिया ने आवाज़ दी कि वो बच्चों को उठा लाए। बीड़ी के चुट्टे को ज़मीन से रगड़कर बुझाते हुए वो बच्चों को उठाने का प्रयास करने लगा। एक को उठाकर बिठलाता तो दूसरा पसर जाता, दूसरे को उठाता तो पहला पसर जाता। जैसे तैसे उसने बच्चों को जगाया। जुनिया ने तब तक थाली लगा दी थी। सामने थाली देखकर बच्चे जैसे झपटी पड़े थे और ठूस ठूस कर रोटियां खाने लगे थे। बच्चों को इस तरह खाना खाते देख बड़ी खुशी हो रही थी। काफ़ी दिनों बाद बच्चों ने खाना खाया था। मारे खुशी कि उसकी आंखें डबडबाईं। खाना खाकर बच्चे पैर तन्ना कर सो गए। कचरू उठा और आले में रखे बम्फर को उठा लाया। घर आने से पहले वो एक पूरी शीशी लाला की दुकान से उठा लाया था। उसने ढक्कन खोला, ग्लास में उड़ेला और माँ को सहारा देकर उठाते हुए बोला, बहू, जो थोड़ी सी दवा है ले ले। दारू की तीखी गंध ने बुढ़िया के बूढ़े शरीर में हलचल पैदा कर दी थी। कांपते हाथों से उसने ग्लास पकड़ा और गटागट पी गई। जुनिया ने थाली लगा दी थी। बमुश्किल बुढ़िया ने 1 सवा रोटी खाकर थाली सरका दी। कचरू को आज बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि माँ ने बड़े दिनों बाद कुछ खाया है। जुनिया अब भी रोटी सेक रही थी। शायद ये उसकी आखिरी रोटी थी। रोटी सेक कर वो चूल्हे में जलती हुई लकड़ियों को बाहर निकाल कर बुझाते हुए कचरू की तरफ मुंह घुमाकर बैठ गई। कचरू को भी शायद इसी क्षण का इंतज़ार था। उसने ग्लास खंगाला, दारू से भरा और जुनिया की तरफ बढ़ा दिया। उसने सहज रूप से गिलास ले लिया और एक ही सांस में पूरा उतार दिया। तीखे कड़वे घूंट के अंदर जाते ही पेट में हलचल मचनी शुरू हो गई। उसके काले गाढ़े रंग पर एक और रंग चढ़ाया था, जिसे चाहते हुए भी वो कचरू की नज़रों से छिपा नहीं पाई। भपके की टिमटिमाते मध्यम रोशनी में दोनों की नज़रें मिलीं। दिल एक बार जोरों से धड़का। अपने आप ही उसकी नज़रें झुकाई थीं। लजाते हुए उसने फिर से गिलास कचरू की ओर बढ़ा दिया था। शायद वो और थोड़ी सी लेना चाह रही थी। 2-4 घूंट हलक में नीचे उतरते ही वो कुछ दार्शनिक हो चली थी। गिलास की ओर देखते हुए वो सोचने लगी थी कि कितनी अहम चीज़ होती है दारू हम आदिवासियों के लिए। अगर दारू का सहारा न मिला होता तो हमारे जंगल में रह पाने की कल्पना ही बेमानी होती। माना कि हम प्रकृति प्रेमी हैं, तभी तो बियाबान जंगल में जंगली जानवरों, विषैले कीट पतंगों के बीच हंसी खुशी रह लेते हैं। डर नाम की कोई चीज़ होती है ये भी भूल जाते हैं। डर तो आखिर डर ही होता है। वो भला किसे नहीं डराता। दिन में अक्सर जंगल शांत रहता है, पर जैसे दिन ढलता है अंगड़ाई लेकर जाग खड़ा होता है। फिर जंगल पूरी तरह जागता रहता है। यदि उसे बीच में झपकी भी आ जाए तो शेरों की दहाड़ के साथ ही वो चौंक चौंक कर उठ बैठता है। कलेजा चीर देने वाली बर्फीली हवाएं भी उसे कपा जाती हैं। ऐसी भयावह रात में कौन भला यहाँ रुकना चाहेगा। दिन में पहाड़ भले ही अच्छे लगें, पर अंधियारे में घिरते ही वे दैत्य कैसे दिखने लगते हैं। शायद दारू ही ऐसा शक्तिशाली पेय है जो हम आदिवासियों के दिलों में हिम्मत का जज्बा बनाए रखता है, सारे प्रकार के डरों से मुकाबला करने की हिम्मत जुटाए रखती है। शायद यही कारण था कि दारू
हम आदिवासियों की दिनचर्या का एक आवश्यक अंग बन गई है, हमारी संस्कृति में रच बस गई है। हाथ में गिलास थामे जुनिया सिर लटकाए अपनी विचारों की दुनिया में मस्त थी। कचरू को ऐसा लगा कि उसे कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है, तभी तो सिर लटकाए बैठी है। उसने उसे झिझोड़ा, तब जाकर वो जंगल के तिलिस्म के घेरे को तोड़कर बाहर आ सकी थी। कुछ चैतन्य होते हुए उसने बची हुई दारू को हलक के नीचे उतार लिया। अब वो थाली लगाने लगी थी। थाली लगाकर उसने कचरू की ओर बढ़ा दिया। कचरू ने खाना खाया और दीवार से पीठ टिकाकर बीड़ी पीने लगा। बीड़ी पीकर वो पास ही पड़ी कथड़ी पर जाकर पसर गया। जुनिया ने भी खाना खाया। जूठे बर्तन समेटकर एक ओर रखते हुए वो भी कचरू के पायताने आकर लेट गई। कचरू ने उसकी बाँह पकड़कर अपनी ओर खींचा। वो भी सहज ही उसकी ओर खिंची चली गई थी। शायद वो इसके लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार भी थी। कचरू ने वहीं से पड़े पड़े आले में जल रहे भपके को फूंक कर बुझा दिया। अब उसकी खुरदुरी हथेलियाँ जुनिया के बदन पर फिसलने लगी थीं। मुर्गे की बांग के साथ ही उठ बैठा। बहू के पास सरकते हुए वो अपनी उंगलियों के पोरों को बुढ़िया के नथनों तक ले गया। सांस चल रही है, ये जानकर उसे अच्छा लगा। उसने मन ही मन बड़े देव को धन्यवाद दिया और बाड़ी में निकल आया। बाड़ी की ओरती से पीठ टिकाकर बैठते हुए उसने बंडी में से बीड़ी निकाली, चकमक चमकाई, जलता हुआ कपास बीड़ी के मुंह पर लपेटा और फूंक फूंक करते हुए धुआं उगलने लगा। बीड़ी को होठों से एक ओर दबाते हुए उसने बंडी में हाथ डाला, नोटों को निकाला और गिनने का उपक्रम करने लगा। 100 के 4 और 10 के 5 नोट अब भी शेष बचे थे। धुआं उगलते हुए वो भावी योजना को क्रियान्वयन करने की सोचने लगा। आज हाट बाजार का दिन है। घाटी के नीचे जमकर बाजार लगेगा। सप्ताह में पड़ने वाला त्यौहार से पहले का बाजार है। ढेरों दुकानें लगेंगी। बच्चों और घरवाली को लेकर वो हाट पहुंचेगा। धन्नू हलवाई की दुकान पर पहुंचकर वो सभी को गुड़ की जलेबी खिलाएगा। फिर बच्चों के कपड़े लत्ते खरीदेगा। बहू और जुनिया के लिए साड़ियाँ खरीदेगा। दोनों की साड़ियाँ भी तो तार तार हो चली हैं। कपड़ों की कमी तो उसके स्वयं के पास है, पर इस साल जैसे तैसे काम चला लेगा। पर अंगोछा जरूर ही खरीदना होगा। सिर ढकने को तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। कुछ राशन पानी भी भरना जरूरी है। उसने गणित लगाया कि इन सब पर लगभग 300-350 का खर्च हो ही जाएगा। बचेंगे 150 के करीब, तो वो 100 का नोट घरवाली के पास रख छोड़ेगा। आड़े बखत में काम आएंगे। 50 रुपये स्वयं के लिए बचा कर रखेगा। सहसा उसे ध्यान आया कि काला मुर्गा, नींबू, रेशमी धागे लेना तो भूल ही गया। कल बड़ी अमावस्या है। हर साल वो बड़े देव को इसी दिन काला मुर्गा चढ़ाता आया है। भगत इसी दिन धागा मंतर कर देता है। बच्चों के लिए वो धागा बनवाएगा। देव पर चढ़ाने को दारू भी तो लगती है। खैर, दारू तो सारे सगा लोग मिलकर उतारेंगे ही, दारू वहीं से मिल जाएगी। जोड़ घटाने में इतना निमग्न था कचरू कि उसे याद ही नहीं रहा कि बीड़ी कभी की बुझ गई और जुनिया बर्तन मलने के लिए बाड़े में आ चुकी है। जुनिया ने उसे 2-3 बार टोका कि वो क्या सोच रहा है, पर वो तनिक भी ध्यान नहीं दे पाया था। बर्तन मलते हुए जुनिया ने फिर टेर लगाई। अब की बार उसने ऊंचे स्वर में आवाज़ दी थी। अपनी काल्पनिक दुनिया से निकलते हुए कचरू हड़बड़ा कर उठ बैठा। जुनिया बर्तन मलते मलते उसकी इस दशा को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। जुनिया का इस तरह हंसना उसे अच्छा लग रहा था। लगभग दांत निपोड़ते हुए जुनिया ने ताना उछाला, क्या सोच रहे थे बैठे बैठे? हलक को थूक से गीला करते हुए कचरू ने कहा, कुछ तो नहीं, हाट बाजार से कपड़ा लत्ता, तीज त्योहार का सामान खरीदने वास्ते सोच रहो थो। रात खे तो खूब मज़ा मारी तैने, जुनिया ने शर्माते हुए कहा। जुनिया के कठोर मगर उन्नत रोज़ों से खेलते हुए तो कभी नितंबों पर हाथ फेरकर उत्तेजित करते हुए का दृश्य आंखों के सामने एक बारगी घूमने लगा। उसके कान गर्म होने लगे थे, सांसें तेज होने लगी थीं। वो और कुछ सोचे, जुनिया ने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा, जे ते बता, इतने सारे पैसा कहाँ से लाओ तूने? पैसों के बारे में पत्नी का पूछना वाजिब था। विगत 15 दिनों से वो पैसों के लिए कभी इस गांव तो कभी उस गांव घूम रहा था। गिड़गिड़ाने के बाद भी उसे रकम नहीं मिल पाई थी। आज अचानक इतने सारे पैसों को देखकर उसका पूछना उचित भी था। कचरू मन ही मन सोच रहा था कि बात कहाँ से शुरू की जाए। मने तेरी सारी बातें सुन लई है रे कचरू, जे काम तो तूने कछु अच्छो नहीं करो। अरे मरद जात है, बनी मजदूरी करके काम चला ले तो,
पर मेरे मर्द की निशानी बेचन को कोई हक नहीं आ तेरे को। मैं इतनी सी थी, हाथ से ऊंचाई बतलाते हुए माँ बोली। तब्बे तेरे बाप के संगे बिहा के आई थी। हम दोनों मिलके पानी डालत थे झाड़न में, दूर नदी से पानी लात थे। तेरे बाप ने ढेर सारी मिट्टी खोद के लाऊ थी और मैं थाप थाप के चबूतरा बनाई थी। देखत ही देखत झाड़ बड़े होन लगे, खूब महुआ फरत हो। मैं आंगन लीप के साफ करत थी, ढेर सारो महुआ आंगन में टपकत थे। हम दोनों झन बीन बीन के सुखा सुखू के मंदोला भर में रखत थे और 12 महीना खात थे। एक जोरों अकाल पड़ो थो, महुआ तो थो हमारे पास ना, नहीं तो हम बचन वाले नहीं थे, जब तो तू पैदा भी नहीं भव हतो। बुढ़िया की आवाज़ में तलखी थी, दर्द में सनी आवाज़ थी। बोलते समय वो बीच बीच में हाफ भी जाती थी। बुरी तरह खांसते खकोलते वो अपनी व्यथा कथा को शब्द दे रही थी। कचरू भी अचकचाकर खड़ा हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ये वही बहू है जो विगत 15 दिनों से बिस्तर से लगी है। इसमें आज अचानक इतने बोलने की हिम्मत कहाँ से आ गई। वो सोचने लगा था कि बहू जो कुछ भी कह रही है सच ही कह रही है। उसका सच उसके साथ है, पर आज सच ये है कि उसके जेब में उसका अपना धन नहीं है जो 30 त्योहार पर परिवार के काम आ सके। चाहता तो वो भी है कि उसकी जेब हमेशा नोटों से भरी रहे, पर रकम आए भी तो कहाँ से। इस साल फसल पानी पे तो ढंग से नहीं हुई है। एक बैल भी ऊपर से मर गया। माँ बीमार पड़ी है, उसके दवा दारू को भी पैसा चाहिए था। रोज़ नई परेशानी सामने आकर खड़ी हो रही है। 12 महीने में एक दिन पड़ने वाला त्यौहार भी सामने है। बच्चों के तन पर कपड़ा नहीं है। जुनिया और माँ की साड़ियाँ भी तो जार जार हो गई हैं। जानता है वो पैसों में कितनी ताकत है। यदि उसने झाड़ बेच भी दिए तो क्या गुनाह किया है, परिवार के लिए ही तो उसने इतना बड़ा सौदा किया है। बहू अब तक अर्र बर्र बके जा रही थी, अब तो वो जमकर हाँफने और खांसने भी लगी थी। उसने लपक कर बुढ़िया को संभाला और पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे बैठकर आराम करने को कहने लगा। बड़ी ही असमंजस की स्थिति से गुजर रहा था कचरू इस वक्त। उसका मन हुआ कि रकम लाला को सखेत वापस लौटा दे। अगर वो रकम लौटा देगा तो झाड़ों के साथ साथ माँ भी बच जाएगी, अन्यथा वो भी अपनी जान दे देगी। अगर रकम लौटा देता है तो बच्चे दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। नंगे उगाड़े तो रहा जा सकता है, पर पेट खाली हो तो। किसी तरह उसने माँ को समझाया कि वो रकम वापस कर देगा। आश्वासन पाकर बुढ़िया अब सामान्य होने लगी थी। बुढ़िया को सहारा देते हुए वो उसे अंदर ले गया। कथड़ी पर लिटाते हुए उसने आले में रखी शीशी को अंटा किया और अभी आता हूँ कहकर बाहर निकल गया। देनवा के किनारे एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर उसने ढक्कन खोला, बची खुची पेट में उतारी, बीड़ी सुलगाई और गहनता से सोचने लगा। सामने बड़ी समस्याओं को देखकर उसने निर्णय लिया कि वो किश्तों में रकम लाला को लौटा देगा। किसी भी तरह वो लाला को पटा लेगा या फिर उसके यहाँ नौकरी कर लेगा और धीरे धीरे रकम अदा कर देगा। सूरज ऊपर तक चढ़ाया था। उसने देखा नीचे घाटी में जगह जगह तंबू उगाए हैं, चहल पहल बढ़ चुकी है। वो समझ गया कि हाट लग चुका है। उसने छोटू को कंधे पर चढ़ाया, दूसरे का हाथ पकड़े वो जुनिया के संग घाट उतर रहा था। ऊपर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है बाजार ये रहा, पर उबड़ खाबड़ पथरीली पगडंडियों से चलते हुए पूरे 3 कोस का फासला तय करना होता है, उसने सोचा। बाजार पहुंचकर सबसे पहले उसने धन्नू हलवाई की दुकान से गुड़ की जलेबी सबको खिलाई। खुद ने भी खाया। कढ़ाई में सिक रही जलेबी की मीठी मीठी गंध पूरे वातावरण में फैल रही थी। फिर उसने सौदा सुलभ खरीदना शुरू किया। जुनिया के लिए रिबन, कंघा, चोटी, टिकली, बच्चों के लिए कपड़े, 2 साड़ियाँ, एक माँ के लिए, दूसरी जुनिया के लिए। कपड़ों की आवश्यकता तो खुद उसके अपने लिए भी थी, पर वो केवल गमछा खरीदकर काम चलाने की सोच रहा था। पर जुनिया की जिद के आगे उसे अपने लिए धोती कमीज खरीदनी पड़ी। सभी घरेलू खरीदारी के बाद उसने काला मुर्गा, अंडा, तावीज़ व अन्य चीज़ें पूजा के लिए खरीदीं। जब वो घर पहुंचा तो विशेष खुशी से लबालब भरा हुआ था। बड़ी सुबह से ही घाटी में चहल पहल शुरू हो गई थी। हर गांव से स्त्री, पुरुष, बच्चे अपने अपने पारंपरिक वेशभूषा में एक जगह इकट्ठा होने लगे थे। 2, 4, 5 घर को मिलाकर एक गांव होता है। कोई आध एक कोस दूर तो कोई कोई एकदम सटे हुए। गोंडी ढाना, नीम ढाना, सुकलू ढाना, ऐसे 12-13 गांव मतलब ढाने एक घाटी में समाये रहते। जब भी तीज त्योहार पड़ता है सारे सगा लोग एक जगह इकट्ठे होकर आमोद प्रमोद मानते हैं।
ढोल ढमाके तासे तो रही फूकी जाने लगी थीं। स्त्रियां मंगल गीत संवेद स्वरों में गा रही थीं। अब पूजा का समय हो चला था। सारे सगा अब बड़ा देव की पूजा के लिए निकल पड़ते हैं। एक पुराने बूढ़े पीपल के पेड़ के नीचे एक मढ़िया बनी थी। पेड़ के नीचे तने से सटकर उबड़ खाबड़ काले पत्थरों में आकृतियां उभरी थीं। यही आदिवासियों का बड़ा देव है। भीड़ को देखकर पुजारी का उत्साह देखते ही बनता था। ओझा ने पूजा पाठ शुरू कर दिया। खट्टे फल नारियल चढ़ा देने के बाद काले मुर्गे की गर्दन मंत्रोच्चार के बाद काट दी गई और गर्मा गर्म खून मूर्तियों पर डाला जाने लगा। फिर महुआ के पत्तों के दोनों में भर भर कर ताजी दारू। महुआ जब भी फूलता उसकी दारू इस विशेष पूजा में उतार कर सुरक्षित रख दी जाती थी। मुर्गे की गर्दन कटने एवं खून टपकाए जाने के साथ ही ओझा अजीब अजीब सी हरकतें करता हुआ उछल कूद मचाने लगा था। अब वो पूरे जोश के साथ उछल कूद करता हुआ अर सर भी बकते जा रहा था। सारे सगा लोग सांस रोके ओझा के सिर पर सवार देव की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे थे। फिर ओझा ने वहीं से खट्टे फल उतार कर गाँव की सीमाएं बांधना शुरू कर दिया था ताकि कोई बीमारी महामारी गांव में न घुस सके। अब लोग बारी बारी से बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए आने लगे थे। कोई गंडा ताबीज बनवाता तो कोई धूनी राग बभूत पाकर संतुष्ट हो लेता और झुककर प्रणाम करता और अपनी जगह पर आकर बैठ जाता। कचरू ने अपने लिए तथा परिवार के लिए बाबा से प्रार्थना की कि वो उन्हें परेशानियों से बचाए। ओझा ने कुछ धागे मंतर कर दिया। एक उसने गले में बांध लिया। शेष बंडी में रखते हुए वो भी अपनी जगह जाकर बैठ गया। बाबा का आशीर्वाद उसे संजीवनी की तरह लगने लगा था। लंबी चौड़ी पूजा के बाद अब सभी लौटने लगे थे। जब वे लोग लौट रहे थे तब शाम घिर आई थी। एक बड़े प्रांगण में सारे लोग जुड़ गए थे। आंगन के बीच में लकड़ियों के ठूंठ जला दिए गए थे। सभी एक निश्चित दूरी पर घेरा बनाकर बैठ गए थे। अब सभी को प्रसादी का इंतजार था। महुआ के दोनों में भरकर दारू बांटी जाने लगी। एक ने मटकी संभाली तो दूसरे ने गिलास। अब नारियल की नारेटी में दारू भरकर सभी के पात्रों में डाली जाने लगी। पानी प्रसादी कम अथवा ज़्यादा मांगने पर प्रतिबंध नहीं रहता। प्रसादी बढ़ जाने के बाद बड़ी बूढ़ी औरतें खाना पकाने में जुट गईं। युवक युवतियों का नर्तक दल नाचने गाने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। सभी नर्तक दल अपनी अपनी पारंपरिक पोशाकों में सज धज कर आए थे। जलती हुई लकड़ियों के ढेर के एक तरफ युवतियाँ तो दूसरी तरफ युवकों का दल अर्धचंद्राकार परिधि में एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले थिरकने लगते थे। कभी युवतियों के समूह से किसी गीत की दो पंक्तियां गाई जाती तो युवक दल उसका जवाब देता। कभी युवक दल गीत उठाता तो युवतियां उसे पूरा करती। बीच बीच में हास परिहास भी चलता जाता था। ढोल ढिमकी की थाप झांझरों की टिमक टिमक पर सारा नर्तक दल एक लयबद्ध तरीके से नाचता। सभी के पैर एक साथ आगे बढ़ते पीछे हटते। अब सामूहिक नृत्य शुरू हुआ। हर युवक के बगल में युवती होती। इस तरह एक लंबी श्रृंखला देर रात तक थिरकती रही। सामूहिक नृत्य में कचरू जुनिया की पतली कमर में हाथ डाले थिरक रहा होता है। नृत्य करते करते वो रोमांचित होता है। सहज ही उसे बीते क्षणों की याद ताज़ा होती है। ऐसे एक सामूहिक नृत्य में दोनों एक दूसरे की कमर में हाथ डाले थिरक रहे थे। दोनों की नज़रें एक दूसरे के दिल की गहराइयों में उतर कर दोनों को मदहोश किए जा रही थीं। जी भर नाचे थे दोनों। पल दो पल के नृत्य में इस छोटे से परिचय ने अपना विस्तार लेना शुरू कर दिया था। मन ही मन वे एक दूजे के हो चुके थे। एक दिन वे दोनों घर से भाग भी खड़े हुए थे। सगा समाज में यदि लड़की लड़के को भगा ले जाए तो ये समझा जाता है कि शादी के बंधन में बंधने को तैयार है। फिर समाज की बनी परंपरा के अनुसार शादी करा दी जाती थी। शायद दोनों ही पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए रोमांचित हुए जा रहे थे। 5 दिन तक चलने वाले इस उत्सव का एक एक क्षण एक एक पल प्यार समर्पण सहयोग सदाचार के साथ संपन्न होता है। कचरू विगत 2 दिनों से अपनी झोपड़ी से बाहर नहीं निकल पाया था। शायद वो अपनी थकान मिटा रहा था। जब भी मूड होता चढ़ा लेता और टुन्न होकर पड़ा रहता अथवा दोस्तों के साथ मछली मारने निकल पड़ता। उत्सव का सारा खुमार अब उतार पर था। सारे लोग अब अपने अपने काम धंधे पर निकल पड़े थे। गहरी नींद में सोया था कचरू। उसने एक भयानक सपना देखा। लाला के लोग हाथों में कुल्हाड़ियाँ गंडासे लेकर आधम के हैं। कचरू झाड़ काटने के लिए मना कर रहा है। लाला के लोग मान नहीं रहे हैं। वे झाड़ काटने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं।
कचरू गिड़गिड़ा रहा है। उसने अब लाला के पैर पकड़ लिए थे। लाला भी तैश में था। भला इतनी बड़ी रकम देकर उसने सौदा पक्का जो किया था, और अब वो पिछले 2-3 बार की तरह खाली हाथ लौटना भी नहीं चाहता था। लाला ने उसकी अनुनय ठुकराते हुए उसे परे ढकेलते हुए अपने आदमियों को झाड़ काटने की आज्ञा दी। बस क्या था, दनादन चोटें वृक्षों पर चलने लगीं। कचरू को ऐसा लगा कि वार वृक्षों पर न पड़ के उसके शरीर पर पड़ रहे थे। वो एक चीख के साथ उठकर बैठ गया। आए दिन उसे भयानक सपने घेरने लगते थे। जुनिया भी समझाती, पर उसकी समझ में आने से रहा। जानता है वो अपना भविष्य कि कल क्या होगा। उसकी हर रात दहशत में कटती तो दिन बेचैनी के साथ। सुबह सोकर उठ ही पाया था कि लाला के लोग आ धमके। सभी के हाथों में कुल्हाड़ियाँ, गंडासे, मजबूत रस्सियों के बंडल थे। दल के मुखिया ने आगे बढ़कर झाड़ काटने का हुक्म दिया। दल आगे बढ़ने लगा। कचरू ने मुखिया के पैरों में गिरते हुए कुछ दिन की मोहलत और मांगी। उसने और मोहलत देने से इनकार कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि बार बार एक ही बात दोहराई जाए। दहाड़ मार कर रो पड़ा कचरू। अपने वृक्षों को बचाने के लिए गुहार लगाता रहा। अब उसके साथ साथ उसके बीवी बच्चे भी जुड़ गए थे। वृक्षों पर पड़ती कुल्हाड़ी की चोटों की आवाज़, जिस पर परिवार के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के गांवों के लोग अपने अपने हाथों में तीर, कमान, लठ, भोंगा लेकर दौड़ पड़े। माहौल में उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ घेरो पकड़ो मारो के सम्मिलित स्वर हवा में गूंजने लगे थे। लोग जमकर लाठियां बरसाने लगे थे। कोई वार करता तो कोई बचा कर ले जाता। देखते ही देखते लोगों के बीच सर फुटौल होने लगी थी। एक हट्टे कट्टे लौंडे ने कचरू पर भरपूर वार उछाला। कुल्हाड़ी का फल साए साए करता हुआ कचरू की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक बुढ़िया बीच बचाव की मुद्रा मार के खड़ी हो गई। कोई नहीं जानता कि वो कब झोपड़ी में से निकली और कब बीच में आकर खड़ी हो गई। हवा की परतों को चीरता हुआ फल तेजी से आया और बुढ़िया की कनपटी पर लगा। 1 मिनट भी नहीं बीता होगा कि बुढ़िया जमीन पर भरभरा कर गिर पड़ी और तड़पने लगी। सभी सांस रोके बुढ़िया को तड़पता हुआ देख रहे थे। हर किसी के मन में ये प्रश्न फन उठाए डोल रहा था कि वे आए थे किसी और काम से, पर हो क्या गया है। बात छिपाने से कोई मतलब भी नहीं था। अगर वो सही बात आज भी ना बतला पाए तो कल तो सभी पर उजागर होकर रहेगी। सारी हिम्मत को बटोर कर उसने अपनी सारी व्यथा कथा जुनिया पर उजागर कर दी। जब वो अपनी बात कह रहा था तब उसे ये ध्यान ही नहीं आया कि कथड़ी में पड़ी बीमार माँ भी सुन रही होगी। तभी बुढ़िया दीवार का सहारा लेते हुए हाँफते काँपते झोपड़ी से बाहर निकल आई थी। अभी आप सुन रहे थे गोवर्धन यादव जी की लिखी हुई कहानी महुआ के वृक्ष।